हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। तो आपकी जो मंथली फाइल है जनवरी की, इट विल बी कैटेगराइज्ड इन दीज सेक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम नेशनल न्यूज़ से। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है BR अम्बेडकर की। इसे इनॉग्रेट किया आंध्रा के CM YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। तो ये जो है, इसके बारे में एक फीचर तो ये है कि इंडिया का टॉलेस्ट नॉन रिलीजियस स्ट्रक्चर है ये। इसकी जो हाइट है, टोटल मॉन्यूमेंट की हाइट है 206 फीट, और जो स्टैच्यू है वो 125 की है फुट की है, और जो पेडेस्टल है नीचे वो 81 फुट का है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका कि नाम है अटल सेतु। तो ये कनेक्ट करेगा मुंबई और नवी मुंबई को। इसकी लेंथ है 21.8 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क। तो ये महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में है। ये जो टाइटल मिला है डार्क स्काई पार्क का, ये लाइट पोल्यूशन जो है पार्क में बहुत कम किया गया है। थस ये जो फैसिलिटी है आइडियल हो जाती है फॉर एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट। तो हमने देखा इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में। साथ ही पिछले मंथ्स की न्यूज़ में से एक रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी, तो ये हमने देखा था डार्क स्काई, अब हम देख रहे हैं नाइट स्काई सेंचुरी। तो ये जो है लोकेटेड होगा बनेगा लद्दाख में हानले विलेज में, एंड विल बी पार्ट ऑफ चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस विल ऑफर एक्सेलेंट स्टार गेजिंग कंडीशंस टू टूरिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की 75th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस जो हैं इनॉग्रेट की देश के प्रधानमंत्री ने। यहाँ आप देख सकते हैं CGI एंड PM हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इस इवेंट पे लॉन्च किए मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, जैसे कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट 2.0 एंड एक नई वेबसाइट फॉर दी सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 75th एनिवर्सरी है विच फॉल्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमारे संविधान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी केम इन टू बीइंग ऑन 26 जनवरी, और सुप्रीम कोर्ट की जो पहली सिटिंग है वो हुई 28 जनवरी को 1950 में। पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हरीलाल कान्या। अब साथ ही देख लेते हैं कि जब 1950 से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उस टाइम पे कौन सा कोर्ट जो है फंक्शन करता था। तो इट वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। 1937 से 1950 जब तक कि सुप्रीम कोर्ट बना, तब तक द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो था, और इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस गायर। आगे चलते हैं। हम देख रहे हैं इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस, यानी कि शास्त्रीय भाषा ऑफ इंडिया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के पहले 6 जो हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस थी इंडिया में। उनमें से जो सबसे पहली बनी वो थी तमिल। तो देख लेते हैं कौन सी 6 लैंग्वेजेस। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। तो ये जो 6 हैं ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। अब विद दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 जो है 3 नई और इसमें ऐड होंगी, पाली, प्रकृत एंड फारसी, जिसे कि पर्शियन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी कि कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी जो है हुई 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे राम मंदिर के बारे में जान लेते हैं। फाउंडेशन स्टोन तो इसका 2020 में रखा गया था 5 अगस्त हम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। साथ ही देख लेते हैं कि जो रामलला का आइडल है, स्टैचू है, वो किसने क्रिएट किया है। तो ये हैं स्कल्प्टर अरुण योगीराज, ये कर्नाटका से हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक जो मूर्ति बनाई है उसमें वो शोकेस करती है लॉर्ड राम को एज ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक लोटस पे खड़े हुए। ठीक है, एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि राम टेम्पल को ओवरसी कौन सी बॉडी कर रही है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम की बॉडी है जो इसको ओवरसी करती है।
कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कौन सी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है? लार्सन एंड टर्बो यानी कि LNT। आर्किटेक्ट थे चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। और ये जो टेम्पल है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन में बना है। कॉस्ट आप देख सकते हैं 1800 करोड़ और टेम्पल एरिया 2.7 एकर्स। थोड़ा सा इसके रिलेटेड और डेटा कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम मंदिर एंड द रामलला आइडल। तो रिलेटेड डेटा में हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब रीनेम कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और अयोध्या जंक्शन को अब रीनेम कर दिया गया है एज अयोध्या धाम जंक्शन। आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जिसमें कि सबसे पहले देख रहे हैं कि 2 देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इज़राइल के खिलाफ जो है केस फाइल किया है, सूट फाइल किया है। तो सबसे पहले किया साउथ अफ्रीका ने, उसके बाद किया इंडोनेशिया ने, और अक्यूज़ किया है इज़राइल को कि पैलेस्टीनियंस का जो है जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में एंड इज़राइल इज़ टू ब्लेम। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं इज़राइल के जो PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये इमेज दिखा रहे हैं जिस पे कि मैप पे इज़राइल है बट यू कैन सी नो पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन दी मैप। रिलेटेड न्यूज़ में हम देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट बने हैं लेबनीज़ एक जज हैं नवाफ सलाम। तो इसको एक छोटे से ट्रिक से कर सकते हैं कि इंटरनेशनल जज हैं तो उनको सलाम मिलते हैं, ठीक है। नवाब सलाम जो हैं बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ ICJ। थोड़ा सा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में स्टैटिक डेटा देख लेते हैं। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो नीदरलैंड्स के हेग में हैं और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो ICJ की हैं वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस, यहाँ हम देख सकते हैं, इन्होंने रिसेंटली विजिट किया था इंडिया को और एम था टू स्ट्रेंथन इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन के टाइज। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट रहती है कि डेनिस फ्रांसिस जो हैं कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो से हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट राम टेम्पल कहाँ पे बिल्ट होगा। तो ये इंडिया में नहीं, इट विल बी बिल्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट विल बी 721 फीट टॉल, ठीक है। तो ये भी बनाया जाएगा। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हसन महमूद, ही वॉज रिसेंटली ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। फिर हम देख रहे हैं फॉर्मर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, तो ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 10 years इन प्रिजन। और जो उन पे इल्ज़ाम लगाया गया जिसके तहत ही हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इज़ फॉर लीकिंग स्टेट सीक्रेट्स। तो अभी एक रीसेंट न्यूज़ में था कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका कि नाम था मर्गबार सरमाचर, विच मीन्स डेथ टू इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट। तो इसमें जो है इन्होंने पाकिस्तान ने अटैक किया बलूची टेररिस्ट हाइड आउट्स को इन ईरान, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ईरान में जो टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं वहाँ पे किया अटैक। तो बेसिकली कुछ रीसेंट टेरर अटैक्स हुए थे पाकिस्तान में एंड दीज वर द टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आगे देख रहे हैं वर्ल्ड का ब्राइटेस्ट स्टूडेंट का टाइटल जीता है प्रीशा चक्रवर्ती ने। ये आप देख सकते हैं जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ जो है ये एक लिस्ट निकालता है इस तरीके की, तो इसमें टाइटल जीता है प्रीशा चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर 2023 जो कि देता है स्काई ट्रैक्स। तो ये मिला है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इशू डिजिटल शेंगन वीज़ा। तो ये बना है फ्रांस। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि शेंगन वीज़ा या शेंगन एरिया जो है वो क्या है। तो ये जो आप मैप पे देख पा रहे हैं यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ कुछ नॉन यूरोपियन भी, ये जो है आपका शेंगन एरिया,
ठीक है। अब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है फ्री मूवमेंट एरिया है, यानी कि इन देशों के जो सिटीजन्स हैं वो दूसरे देशों में विद इन दिस एरिया जो है वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो दिस एरिया कॉम्प्रोमाइजेज 27 यूरोपियन कंट्रीज़, जिन्होंने कि अपने बेसिकली म्यूचुअल बॉर्डर्स जैसे कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, उनको जो है अबॉलिश किया है। अब ये जो शेंगन एग्रीमेंट है दिस वाज साइंड इन 1985 और इसमें लेटेस्ट जो कंट्री जिसका एडिशन हुआ है वो है कोसोवो। तो ये भी रीसेंट न्यूज़ है, बल्कन कंट्री है कोसोवो। आगे चलते हैं। नाउ वी आर एट दी अवार्ड सेक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से होते हैं इंडिया के सिविलियन अवार्ड्स। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया का वो है भारत रत्न, फिर सेकंड हाईएस्ट है आपका पद्म विभूषण, एंड देन पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो ये अवार्ड्स जो हैं जनवरी के मंथ में अनाउंस किए गए, तो देख लेते हैं। तो भारत रत्न जो है पॉस्ट्यूमसली कन्फर किया गया ऑन कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें कि जन नायक के नाम से भी बुलाया जाता है। ये जो है 1970s में बिहार के सीएम रहे 2 बार, और इन्होंने स्टेट में जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोटा के लिए काम किया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में भी जन नायक कर्पूरी ठाकुर, इनको मिला है भारत रत्न। ठीक है, तो इस साल कितने जो हैं पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए, तो 132, जिसमें से कि 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण अवार्ड्स एंड 110 पद्मश्री अवार्ड्स। तो जो पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं 5, उनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। तो पहले एक बार 5 अवार्डीज़ के नाम देख लेते हैं, देन वी विल डू द ट्रिक। तो ये हैं बिंदेश्वर पाठक, सोशल वर्क के लिए इन्हें मिला। देन है वैजंती माला बाली, इनको आर्ट्स में। देन पद्मा सुब्रमण्यम, इनको आर्ट्स में। देन एम वेंकैया नायडू, इनको पब्लिक अफेयर्स में। देन कोनिडेला चिरंजीवी, इनको आर्ट्स में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ट्रिक हम। तो बिंदु और माला ने सुबह दादू के चरण स्पर्श किए या छुए। तो बिंदु और माला ने सुबह दादू के चरण छुए। तो बिंदु से है आपका बिंदेश्वर पाठक, माला से है वैजंती माला, सुबह से है सुब्रमण्यम, और दादू से है नायडू, वेंकैया नायडू, चरण से है आपका चिरंजीवी। ठीक है, ये कर लिया हमने 5 पद्म विभूषण अवार्डीज। आगे बढ़ते हैं। तो पद्म भूषण अवार्ड जो है 17 लोगों को दिया गया, इसमें से कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। तो फातिमा बीवी, ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शी सर्व्ड एज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देन मिथुन चक्रवर्ती आर्ट में, उषा उत्थुप आर्ट में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी फील्ड में इन्हें अवार्ड मिला है, एंड ऑल्सो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। एंड चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एंड ही बिलोंग्स टू बिहार। आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर लुकिंग एट दी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023, जो कि देता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस साल की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, और इसमें 4477 सिटीज़ पार्टिसिपेटेड। तो ठीक है, अवार्ड्स देखते हैं। तो क्लीनेस्ट सिटी जो है इस बार जॉइंटली दिया गया इंदौर और सूरत को। ठीक है, और उसके बाद रैंक 3 पे रहा नवी मुंबई। देन क्लीनेस्ट सिटी विद पॉपुलेशन लेसर देन 1 लाख। तो ये जो हमने देखा इसमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ कवर हो रही थी। तो इसमें रहा सासवड़ महाराष्ट्र का, गॉट द रैंक 1। देन क्लीनेस्ट स्टेट हम देख रहे हैं महाराष्ट्र, देन एमपी एंड देन छत्तीसगढ़। फिर है क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स, तो ये रहा वाराणसी, एंड सेकंड पे प्रयागराज। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपको सारा डेटा करना पड़ेगा। क्लीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड दिया गया भोपाल को। नेक्स्ट है क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड, तो ये मिला महाऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को। एंड बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर मिला चंडीगढ़ को। उसके बाद प्रेसिडेंट ने अनाउंस किए 80 गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो
हम देख लेते हैं पहले कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो जो पीस टाइम में गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं वो होता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो इसमें 6 अवार्ड्स दिए गए और शौर्य चक्र में 16 अवार्ड्स दिए गए। जो वॉर टाइम में गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वो होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। ठीक है, तो इन टोटल 80 गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं दिए गए। आगे देख रहे हैं हम इस साल के गोल्डन ग्लोब्स। तो ये हुआ यूएसए के कैलिफोर्निया में। ये मूवीज़ के लिए दिया जाता है। तो देखते हैं। तो ड्रामा में देखते हैं बेस्ट फिल्म मिला ओपनहाइमर को। म्यूज़िकल या कॉमेडी में बेस्ट फिल्म दिया पुअर थिंग्स को। फिर बेस्ट एक्टर मिला किलियन मर्फी को, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बेस्ट एक्ट्रेस मिला लिली ग्लैडस्टोन को, राइट हियर। एंड बेस्ट एक्टर म्यूज़िकल या कॉमेडी में मिला पॉल गियामाटी को। और बेस्ट एक्ट्रेस इन अ म्यूज़िकल और कॉमेडी मिला एमा स्टोन को। और बेस्ट डायरेक्टर जीता क्रिस्टोफर नोलन ने फॉर ओपनहाइमर। ये कुछ और भी दिए हुए हैं यहाँ पे, बट दीज आर लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब गोल्डन ग्लोब्स को एक ज़रा ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो फिल्म वाले जो अवार्ड्स होते हैं उसमें अगर ये ऑर्डर रहे फिल्म, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, तो थोड़ा इजी रहता है याद करना कि हाँ आप जो भी ट्रिक बनाओगे इस ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में किया है, देखते हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चराइज करो कि एक गोल्डन ग्लोब है जो कि ओपन हुआ और थिंग्स निकली उसमें से। ठीक है, तो ओपन से आपका हो गया ओपनहाइमर, थिंग्स से आपका हो गया पुअर थिंग्स। तो ये आपकी दो जो है मूवीज़ वो कवर हो गई। ठीक है, एक ड्रामा में है और एक म्यूजिकल या कॉमेडी में है। हाँ, तो रिविजिट करते हैं एक बार ट्रिक को। तो गोल्डन ग्लोब जो है ओपन हुआ, उसमें से थिंग्स निकली। अब थिंग्स क्या हैं? 3 स्टोन्स हैं। एक तो बर्फ़ का स्टोन है, एक पीला स्टोन है और एक क्राइस्ट जिस पे इंग्रेव्ड है वो वाला स्टोन है। तो गोल्डन ग्लोब ओपन हुआ एंड थिंग्स फेल आउट या केम आउट। और 3 स्टोन्स हैं, एक बर्फ़ का स्टोन, एक पीला स्टोन, एक क्राइस्ट वाला स्टोन। तो इससे हम विनर्स के नाम जो है एसोसिएट कर लेते हैं। ओपन से ओपनहाइमर, थिंग्स से पुअर थिंग्स। ठीक है, बर्फ़ से आपका बर्फी या किलियन मर्फी। देन स्टोन या जेम स्टोन से आपका लिली ग्लैडस्टोन। पीला से पॉल गियामाटी, स्टोन से एमा स्टोन, क्राइस्ट से आपका क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, ये हो गए आपके गोल्डन ग्लोब्स। आगे चलते हैं, इंडिया की मूवीज़ के अवार्ड्स देखते हैं। तो हम देख रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स जो कि हुए गुजरात में। तो अगेन सेम ऑर्डर में फिल्म, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर देखते हैं। तो बेस्ट फिल्म मिला 12th फेल को। बेस्ट एक्टर मिला रणबीर कपूर को एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया आलिया भट्ट को फॉर रॉकी और रानी। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया विदु विनोद चोपड़ा को फॉर 12th फेल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एमी अवार्ड्स या एमीज़, जो कि अमेरिकन टीवी शोज़ को कवर करते हैं, उनको ऑनर करते हैं। तो सबसे पहले ड्रामा की कैटेगरी में देख रहे हैं। जो बेस्ट टीवी शो रहा वो था सक्सेशन। इसमें एक्टर थे केरन कल्किन और बेस्ट एक्ट्रेस थी सैरा स्नूक। देन कॉमेडी कैटेगरी में जो है बेस्ट सीरीज़ रहा द बियर। ठीक है, एंड बेस्ट एक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं जेरेमी एलन वाइट। एंड बेस्ट एक्ट्रेस क्विंटा ब्रंसन। ये सैरा स्नूक, केरन कल्किन, ये सक्सेशन जो कि बेस्ट ड्रामा एंड बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ में द बियर। आगे बढ़ते हैं। तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 इन द कैटेगरी ऑफ लैंड एडवेंचर जो है पॉस्टमसली दिया गया सविता कंसवाल को, जो कि एक एस माउंटेनियर थी। तो सविता कंसवाल। आगे देख रहे हैं हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो 19 चिल्ड्रन को जो है अवार्ड्स मिले। प्रेसिडेंट हैं जो हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 19 चिल्ड्रन को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हैं दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ द अवार्डीज आई हैव कवर्ड हियर। असम वैभव अवार्ड, ये जो है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, गवर्नमेंट ऑफ असम देती है। ये जो है दिया गया रंजन गोगोई को, जो कि हमारे CGI रह चुके हैं और करंटली राज्यसभा MP हैं। ठीक है, रंजन गोगोई, असम वैभव अवार्ड।
आगे हम देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। ये जो है अवार्ड किया गया टू ए हॉस्पिटल इन यूपी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल फॉर देयर एक्सीलेंट सर्विस ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। आगे है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो कि यूपी की सरकार देती है। तो ये दिया गया ऋतु करीडल को और नवीन तिवारी को। तो जो डॉक्टर ऋतु हैं वो इसरो की साइंटिस्ट हैं और चंद्रयान मिशन में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। जो है नवीन तिवारी ये एंटरप्रेन्योर हैं। तो इन दोनों को मिला है यूपी गौरव सम्मान। आगे हम देख रहे हैं विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 जो हुए हैदराबाद में। तो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर जो है इस साल जॉइंटली दिया गया बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। यहाँ पे देख लेते हैं कि हम भी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सो नाउ विल बी कवरिंग दी सेक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं एक्सरसाइज साइक्लोन। तो ये हुआ इंडिया और इजिप्ट के बीच में और कंडक्ट किया गया इसे इजिप्ट में। तो इसको छोटे से ट्रिक से याद करते हैं कि साइक्लोन में फंसी जीप, ठीक है, तो जीप से हम याद रखेंगे इजिप्ट, ठीक है। अब रिलेटेड डेटा में कवर कर लेते हैं। एक एक्सरसाइज होती है और डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। तो दिस इज़ बिन कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड द यूएई मिलिट्री इन राजस्थान। तो जो डेजर्ट वाला साइक्लोन होता है उसमें कौन फंसा, यू एंड आई। तो इस इमेज से यू कैन रिमेंबर दिस ईजिली। तो यू एंड आई फंसे डेजर्ट साइक्लोन में। तो यू एंड आई से हो जाएगा आपका यूएई एंड इंडिया। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खंजर। तो ये इंडियन और किर्गिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो हुई हिमाचल प्रदेश में। तो इसको ट्रिक से कर लेते हैं कि खंजर विल मेक यू क्राई स्पेशली इन द हैंड्स ऑफ दिस क्यूट लिटिल गर्ल। तो खंजर मेक्स यू क्राई, तो खंजर से किर्गिस्तान, ठीक है। थोड़ा विजुअल एड से ना याद करना ईजी हो जाता है। आगे देख रहे हैं हम एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की फ्रांस और यूएई की एयरफोर्स के साथ और ये हुई यूएई में। आगे हम देख रहे हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था। दिस वाज टू एलिमिनेट टेररिस्ट्स फ्रॉम दी पीर पांजाल रेंजेस। पीर पांजाल रेंज जो है हमारी JNK में है और लेसर हिमालयाज़ की सबसे बड़ी रेंज है। साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि करंटली जो आर्मी चीफ हैं वो है मनोज पांडे और वाइस आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। तो स्टेडफास्ट डिफेंडर जो है नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड दिस वाज द लार्जेस्ट नेटो एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटो के बारे में देख लेते हैं। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था वाया द साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है इसे। तो इस ट्रीटी के हिसाब से अटैक ऑन वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स। तो मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। अभी इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं वो हैं 31, 29 कंट्रीज़ फ्रॉम यूरोप, तो यूरोपियन देश हैं बहुत सारे, एंड 2 इन नॉर्थ अमेरिका। इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना 2023 में दैट वाज फिनलैंड, ठीक है। और नेटो के हेडक्वार्टर हैं ब्रसल्स बेल्जियम में। तो एक्सरसाइज सदा तनसीक का पहला जो है एडिशन हुआ, पहली बार हुई है ये एक्सरसाइज। तो दिस वाज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया और ये हुई राजस्थान में, ठीक है। अब इसका भी एक ट्रिक कर लेते हैं। तो तानसेन आप याद रख सकते हैं, तनसीक से तानसेन, सैंग इन शादी और शादी से सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में हुई ये एक्सरसाइज। आगे हम देख रहे हैं सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024। तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी जो कि हुई यूएसए के आइलैंड गुआम में जो कि पैसिफिक ओशियन में है। इसमें जो पार्टिसिपेंट देश थे वो थे इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। इंडिया से जो एयरक्राफ्ट जिसने पार्टिसिपेट किया दैट वाज P-8I।
अब इसकी एक ट्रिक कर लेते हैं कि जो देश जिन्होंने की सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, तो जासूसी ड्रैगन से याद रखेंगे, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूएसए एंड इंडिया। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं 2 एक्सरसाइजेज दैट वर कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी ऑफ थाईलैंड। तो इंडिया थाईलैंड के बीच में एक तो जो पहली बार हुई द फर्स्ट बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये थी अयोध्या। ठीक है, और 36th एडिशन हुआ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि कॉर्पेट का, इंडो थाई कॉर्पेट का 36th एडिशन। एंड दीज 2 एक्सरसाइजेज वर कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द सागर विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, तो सागर विजन है जो भारत सरकार का, उसके अंडर थाईलैंड के साथ 2 एक्सरसाइजेज हुई, अयोध्या और इंडो थाई कॉर्पेट। आगे बढ़ते हैं, आगे हम कर रहे हैं इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स का सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023। ये रिलीज़ किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। 180 कंट्रीज़ को इसमें रैंक किया जाता है। इसमें टॉप 3 देखते हैं हम, तो सबसे ऊपर रहा डेनमार्क, देन फिनलैंड एंड देन न्यूजीलैंड। बॉटम पे था सोमालिया। इंडिया का रैंक भी इम्पॉर्टेंट होगा इसमें, तो 93rd रहा इंडिया का रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। 2022 में जो इंडिया का रैंक है 85 था इन दी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। तो इसका भी छोटा सा ट्रिक कर लेते हैं। तो करप्शन परसेप्शन, ठीक है, तो करप्शन का जो भी माल है उसको दफन कर दो कि किसी को पता भी ना चले कि करप्शन हुई है। तो व्हाट ट्रिक इज़ व्हाट, दफन। ठीक है, तो डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड आर द टॉप 3 कंट्रीज़, और इंडिया का रैंक आपको याद करना पड़ेगा 93। आगे बढ़ते हैं। तो नीति आयोग जो है हमारा एक MPI इंडेक्स निकालता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इंडेक्स तो नहीं रिलीज़ किया है, बट राइट नाउ दे हैव रिलीज्ड ए डिस्कशन पेपर ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है देख लेते हैं। तो इसके मुताबिक पिछले 9 सालों में, यानी कि ये जो रिपोर्ट जो डेटा कवर कर रही है उसमें 24.8 करोड़ पीपल जो है हैव मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी कि गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से जो हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है, यानी कि द इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी, मतलब सिंपल शब्दों में समझें कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन जो है गरीबी में रहती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहती है, उसका परसेंटेज। तो इसके हिसाब से 22-23 में जो परसेंटेज है दैट इज़ 11.28%, और ये सिग्निफिकेंटली जो है डिक्रीज़ किया है। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन में देख लेते हैं, यानी कि जो नंबर है, काउंट है MPI पुअर पीपल का, उसका जो बिगेस्ट डिक्लाइन है, सबसे ज़्यादा कम किया है जिस स्टेट ने, वो रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेकंड नंबर पे बिहार और थर्ड पे मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देख रहे हैं हम कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है दैट वाज हेल्ड इन डेवोस स्विट्ज़रलैंड, जिसे कि कहा जाता है डेवोस समिट 2024। तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड के जो लीडर्स हैं, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस बट पीपल फ्रॉम बिजनेस, इकोनॉमिक्स, वेरियस अदर फील्ड्स, दे गैदर टू डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक इशूज़। ठीक है, तो कहाँ होता है ये, हर साल डेवोस स्विट्ज़रलैंड में होता है। इस साल का थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, और इस मीटिंग में इंडिया ने अनाउंस किया एन अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए एक अलायंस अनाउंस किया इंडिया ने। ठीक है, तो मैंने इसको समिट्स में ना कवर करके यहाँ पे कवर किया है बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। इसको देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो मेजर थ्रेट है टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ इज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डेटा कुछ था नहीं, बस यही एक कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज़ द मेजर थ्रेट। आगे हम देख रहे हैं ब्रांड फाइनेंस द्वारा रिलीज़ की रैंकिंग ग्लोबल 500 IT सर्विसेज। तो इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड इन द वर्ल्ड बना वो है एसेंचर, सेकेंड नंबर पे TCS और थर्ड पे इन्फोसिस।
तो एसेंचर बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड। आगे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की पहली महिला जिन्होंने टच किया है, रीच किया है नेटवर्थ ऑफ $100 बिलियन, तो ये है फ्रांस की फ्रांसवाज बेटनकोर्ट मायर्स। तो ये टिथिस की चेयरमैन हैं, जो कि लॉरियल की होल्डिंग कंपनी है। शी इज़ द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि इंडिया की रिचेस्ट वुमन कौन है, तो वो है सावित्री जिंदल। शी हैज़ ए नेटवर्थ ऑफ $25 बिलियन। आगे हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज़ की है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। ठीक है, तो कौन सी सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटीज़ हैं, तो 173 सिटीज़ को इस रैंकिंग ने कवर किया है और इसमें टॉप पर है वियना ऑस्ट्रिया, सेकंड रैंक पे है कोपेनहेगन डेनमार्क, थर्ड पे है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में टॉप 5 देख सकते हैं सिटीज़। तो ये है मोस्ट लिवेबल सिटीज़। अब दिसंबर की न्यूज़ में भी हमने एक सिमिलर रैंकिंग कवर की थी विच वॉज रिलीज्ड बाय मर्सर, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो दिस वाज द क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स 2023 रिलीज बाय मर्सर। इसने 241 सिटीज़ को कवर किया था। तो इसमें भी जो टॉप पे रहा दैट वाज वियना ऑस्ट्रिया, बट सेकंड रैंक पे था ज्यूरिख फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड और लास्ट रैंक था खार्तूम सूडान का। ठीक है, इसमें इंडियन सिटीज़ भी कुछ थी, तो उनको भी देख लेते हैं। तो 7 इंडियन सिटीज़ वर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स, जिसमें कि टॉप 3 हम देख लेते हैं, हैदराबाद, पुणे एंड देन बैंगलोर। तो इसको हाइप निमोनिक से याद रख सकते हैं आप कि हैदराबाद एंड देन पुणे। ठीक है, दिल्ली जो है इंडिया में रैंक्ड 7th और वैसे टोटल ओवरऑल रैंकिंग में 172 रैंक पे था दिल्ली। एक और हम रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल दिसंबर की न्यूज़ से। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज़ किया था वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो इसमें ये नहीं कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा लिवेबल है, बट कॉस्ट कितना है लिविंग का। तो सबसे एक्सपेंसिव सिटी इसमें जॉइंटली सिंगापुर एंड ज्यूरिख। ठीक है, और चीपेस्ट था डमस्कस सीरिया। और 2 इंडियन सिटीज़ भी इस रैंकिंग में इंक्लूड की गई थी। तो चीपेस्ट सिटीज़ में अगर हम देखें तो अहमदाबाद वाज द चीपेस्ट सिटी, ओवरऑल रैंकिंग इसकी 166, देन चेन्नई 163 रैंक पे। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव हमने देख लिया सिंगापुर एंड ज्यूरिख। आगे हम देख रहे हैं इंडियाज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन 2023, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक ने रिलीज़ की है रैंकिंग। इसके हिसाब से मेघालय का जो बिरनी हाट है दैट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, या दैट वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2023। सेकंड रैंक पे है बिहार का बेगूसराय और थर्ड पे उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, और ये जो है बेसिकली कमेंट करती है ऑन दी हेल्थ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसने कहा है कि जो है स्लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ होगी ग्लोबल इकोनॉमी की, और विद ए ग्रोथ रेट ऑफ 2.4% इन 2024। ठीक है, 2.4% जीडीपी ग्रोथ इन 2024। आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन पे। तो देख रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को किया रिज़ाइन एज द सीएम। तो ये रूलिंग अलायंस में थे आरजेडी के साथ। ठीक है, तो इन्होंने कर दिया रिज़ाइन और फिर नेक्स्ट डे जो है दोबारा से ओथ लिया एज द बिहार सीएम फॉर द 9th टाइम, बट दिस टाइम विद बीजेपी फ्रॉम द एनडीए ब्लॉक। तो सीएम को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर करता है। तो गवर्नर हैं बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ पे देख लेते हैं बिहार के पास लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा की हैं 16 सीटें। तो नीतीश कुमार ही हैं अभी भी बिहार के सीएम। ही इज़ बिकम द सीएम फॉर द 9th टाइम। आगे हम देख रहे हैं कि नए डीजी बने हैं सशस्त्र सीमा बल के। ये हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह। आगे देख रहे हैं नए सीईओ बने हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के रघुराम अय्यर। ठीक है,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो करंट प्रेसिडेंट है वो है पीटी उषा। फिर डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र, फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र अपॉइंट हुई हैं आईपीएस रश्मि शुक्ला। ठीक है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी अपॉइंट किया गया है पी संतोष को। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एनएआरसीएल के बारे में। तो ये है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2021 में एज ए बैड बैंक। ये एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेजोल्यूशन के लिए इसको बनाया गया था। तो ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उसको कमर्शियल बैंकों से एक्वायर करेगी, ठीक है, और फिर आगे उनका रेजोल्यूशन करेगी। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडियन आर्मी में पहली वुमन सूबेदार बनी हैं प्रीति रजक। शी इज़ एन इंटरनेशनल ट्रैप शूटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। प्रीति रजक। फ्रांस के नए पीएम बने हैं गैब्रियल अटल। ये फ्रांस के यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे पीएम हैं। साथ ही देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के, तो ये हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो ये हमारे चीफ गेस्ट भी थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। आगे देख रहे हैं डेनमार्क की जो क्वीन है मार्गरेट टू, इन्होंने अपना एब्डिकेशन अनाउंस कर दिया है। तो थ्रोन जो है हैंड ओवर किया है इन्होंने क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को। ठीक है। आगे देख रहे हैं भूटान के नए पीएम बने हैं शेरिंग तोब्गे। तो इसको एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो भूटान को एसोसिएट करो भुट्टा से, ठीक है। तो टोबी शेयरिंग हिज भुट्टा, तो शेरिंग तोब्गे जो हैं वो बने हैं भूटान के नए पीएम। भूटान के किंग भी देख लेते हैं जिग्मे खेसर नामगेल वांगचक। आगे देख रहे हैं बांग्लादेश में हुए जनरल इलेक्शन और पीएम बनी हैं शेख हसीना। इट इज़ हर ओवरऑल 5th टर्म। तो कोमोरोस के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं अजाली असमानी। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कोमोरोस को एसोसिएट करो कॉस्मोस से और आसमानी, तो अजाली असमानी। कोमोरोस देख लेते हैं मैप पे, यहाँ इंडियन ओशियन में, और इसकी कैपिटल है मोरोनी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं फीलिक्स शिसेकेडी। इसको हम ट्रिक से कर सकते हैं कि डॉक्टर कॉन्गो वर्क्स इन फीलिक्स हॉस्पिटल। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है निमोनिक, बट हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं लई चिंग ते। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं विकासशील। तो इसको हम एक बड़े अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे। तो अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को हिंदी में बोलें तो वो बन जाएगा एशियन विकासशील बैंक। तो कौन बना है नया ईडी? विकासशील। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं स्कीम्स के ऊपर। तो सबसे पहले देख रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना, तो ये नई स्कीम है, लॉन्च हुई है 22 जनवरी 2024 को। इसका एम है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में रूफटॉप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना और उससे 2026 तक 40 गीगावाट अचीव करना। जो इसके लिए नोडल एजेंसी है जो कि इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करेगी वो है REC लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ठीक है। आगे हम देख रहे हैं प्रेरणा प्रोग्राम। एक ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का लर्निंग प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स जो हैं 9th से 12th तक के, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है लाने की कोशिश करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं वो हैं पिंकी। ये यूपी की रहने वाली हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है स्माइल पिंकी जिसको कि ऑस्कर भी मिला है। शी प्लेड द लीड रोल इन दैट डॉक्यूमेंट्री। तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। आगे चलते हैं। नाउ विल बी कवरिंग द सेक्शन ऑफ समिट्स। तो इसमें सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 46th सेशन है वो होगा 2024 में जुलाई में नई दिल्ली में, और ऑफ कोर्स इसमें चेयर रहेगा इंडिया। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। इसके हेड क्वार्टर हैं पेरिस में।
करंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं इंडिया में, उनका नंबर है 42। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो है 2024 की कौन से देश के पास रहेगी। तो ये जो इमेज है यही ट्रिक है। ठीक है, तो इफ़ यू सी दैट इज़ ए ब्रिक, और यहाँ आप रशिया के लीडर जो हैं पुतिन, उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप रहेगी रशिया के पास। तो ब्रिक्स समिट 2024 का होस्ट रहेगा रशिया। यहाँ पे मोटो होगा स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। जो इससे पिछला समिट हुआ है 2023 का, उसका होस्ट था साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स ग्रुपिंग में 5 नई मेंबर कंट्रीज़ ज्वाइन हुई हैं। तो अब टोटल मेंबर्स ब्रिक्स के हो गए हैं 10। तो 5 जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे वो तो आपके सिंपल ऐसे ब्रिक्स से ही हो जाता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अभी जो 5 नए ऐड हुए हैं उनको हम एक ट्रिक से कर लेते हैं। तो इधर आप देखो, तो रन इफ़ यू सी ब्रिक्स। ठीक है, तो ये आपकी विजुअल एड के लिए। तो रन से आपका ईरान हो गया, यू से आपका यूएई, एस से सऊदी अरेबिया, ई से इथियोपिया और दूसरे ई से इजिप्ट। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया 1 जनवरी 2024 को बन गए हैं ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये फिगर्स देख लेते हैं। इस तरीके का डेटा जो है कई बार पीसीएस एग्जाम्स में आ जाता है। लास्ट ईयर बीपीएससी ने भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। तो अब जो ब्रिक्स के देश हैं उनकी कंबाइंड पॉपुलेशन वुड बी 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और जो इकोनॉमी है दैट वुड बी 28% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, ब्रिक्स के थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। ब्रिक्स ने जो है बनाया है न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में। रोल ऑफ सेक्रेटरी, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है ब्रिक्स का, तो जिसके पास भी प्रेसिडेंसी रहती है इट एक्ट्स एज दी प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंसी सेक्रेटेरिएट। आगे देख रहे हैं, 3rd एडिशन हुआ है ऑफ द साउथ समिट बाय द G77 कंट्रीज़ एंड चाइना। तो ये हुआ कहाँ पे है, ये युगांडा के कंपाला में हुआ है। द 3rd साउथ समिट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ युगांडाज प्रेसिडेंट योरी कागुटा मुसेवेनी। इसका जो थीम था दैट वाज लीविंग नो वन बिहाइंड। एम है बेसिकली इसका साउथ साउथ कोऑपरेशन वेरियस फील्ड्स में, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी इरेडिकेशन एट्सेट्रा। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये G77 क्या है। तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 134 डेवलपिंग देश आते हैं जो कि यूएन के मेंबर्स भी हैं। तो इंडिया इसमें मेंबर है। 1964 में ये ग्रुपिंग इस्टेब्लिश हुई थी। तो चाइना पार्ट नहीं है बट एक सपोर्टर है ग्रुप का। तो ग्रुप को जनरली रेफर किया जाता है G77 प्लस चाइना। यहाँ पे हम मैप पे देख लेते हैं युगांडा जिसकी कैपिटल है कंपाला। ठीक है, यहाँ पे ये लेक विक्टोरिया है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे युगांडा के पीएम भी देख लेते हैं, रोबिना नबांजा। कैपिटल हमने देख लिया कंपाला। नॉन अलाइंड मूवमेंट का 19 समिट जो है हुआ कंपाला युगांडा में। यहाँ पे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे दैट वाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। इस मीटिंग का, समिट का जो थीम था दैट वाज डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। 120 कंट्रीज़ जो हैं उनका फोरम है ये, जो कि किसी भी मेजर पावर ब्लॉक यानी कि यूएस, रशिया उससे अलाइंड नहीं है। 1961 में फॉर्म हुआ था विद इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर एंड इट इज़ लार्जली गाइडेड बाय द पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का समिट हुआ है कंपाला युगांडा में। नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग दी साइंस एंड टेक सेक्शन। तो सबसे पहले देख रहे हैं एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट जो कि इसरो ने लॉन्च की है यूजिंग द लॉन्च व्हीकल PSLV C58। इसका जो एम है दैट इज़ टू स्टडी दी पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज, ठीक है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज से निकलती हैं। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज को स्टडी करेगा एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। इसके 2 पेलोड्स हैं, एक है पॉलिक्स पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज और एक है एक्सपेक्ट
एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड का पहला प्राइवेट मून लैंडर जो कि सक्सेसफुली लैंड कर गया है मून के सरफेस पे, वो है ओडिसियस। ये लॉन्च किया यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी ने, इंट्यूटिव मशीन्स ने। इसके मिशन का नाम था IM-1 मिशन। सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर गया है ये मून पे। इसके पहले भी जो है यूएस की प्राइवेट कंपनीज़ ने मून लैंडिंग की कोशिश की है, नेमली पेरिग्रीन। ये जनवरी 2024 में ही ये भी गया था, बट ये फेल हो गया था। दिस वाज बाय द कंपनी एस्ट्रोबॉटिक। अब ये चीज़ देख लेते हैं कि वाई दिस इज़ सिग्निफिकेंट, दिस न्यूज़ इज़ सिग्निफिकेंट, क्योंकि कोई भी अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट जो है हैज़ नॉट लैंडेड ऑन द मून सिंस अपोलो 17 इन 1972। तो उसके बाद ये पहला होगा प्राइवेट मून लैंडर जो लैंड किया है। आगे चलते हैं। तो कौन सा देश है जिसने वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है फॉर चिल्ड्रन? तो ये है कैमरून। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अफ्रीकन नेशन है। इस इमेज पे अगर आप फोकस करें तो अफ्रीकन नेशन है, नाइजीरिया के बॉर्डरिंग कैमरून। तो इन्होंने स्टार्ट किया है वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। तो WHO के द्वारा अप्रूव्ड जो है 2 मलेरिया वैक्सीन्स अभी एग्जिस्ट करती हैं। तो वर्ल्ड की जो सबसे पहली थी वो थी आपकी मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, और जो दूसरी है दैट इज़ मैट्रिक्स M या फिर R21। अब ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके। ठीक है, तो जो सेकंड वैक्सीन है वो है R21 और इसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स M। मलेरिया के बारे में देख लेते हैं कि इससे जो कॉज करता है दैट इज़ ए पैरासाइट प्लाज्मोडियम, और ये जो स्प्रेड होता है स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं स्नाइपर मून मिशन, यानी कि जापान का स्लिम मिशन। इट हैज़ सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून, मेकिंग जापान द 5th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। तो इसको जो 5 कंट्रीज़ हैं जो रीच कर चुकी हैं मून पे, उसको एक ट्रिक से कर लेते हैं कि यू कैन ओनली लैंड ऑन द मून इफ़ यू रिच जी, या फिर आप लैंड कर गए हैं तो आपको गोल्ड मिल गया मून पे, तो यू रिच जी। तो इससे है आपका USA, रशिया, इंडिया, चाइना एंड नाउ जापान। तो इंडिया का पहला मिशन जो कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका रॉकेट फैल्कन 9 को इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया। ठीक है, दैट इज़ GSAT-20। तो ये वो सैटेलाइट है इसरो की जिसको कि लॉन्च किया गया। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सैटेलाइट, तो बेसिकली ये कमर्शियल आर्म है इसरो की, NSIL, जो कि 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर इसरो का जहाँ है बेंगलुरु वही है। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की है, दैट विल हेल्प टेलीकॉम प्रोवाइडर्स अगर वो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो GSAT-20 लॉन्च्ड यूजिंग SpaceX का रॉकेट। नेक्स्ट इज़ आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट। तो ये कौन से देश की है? ये है चाइना की। इसका एम है एक्सरे बर्स्ट जो इमिट होते हैं फ्रॉम ब्लैक होल्स या मर्जिंग स्टार्स, उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम इलॉन मस्क की एक स्टार्टअप है कॉल्ड न्यूरालिंक। ये एक ब्रेन चिप स्टार्टअप है। इसने जो है सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया है ब्रेन चिप इन द फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट। जो ये ब्रेन चिप है ये मदद करेगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में, जैसे कि पार्किंसंस, अल्जाइमर्स डिजीज़। एक जो है थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है बट यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट है उसका क्या नाम है? तो ये है ऑप्टिमस। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है जो कि बिल्ड किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। स्क्वायर किलोमीटर
एरे ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको देश के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया लक्षद्वीप में। ये जो है लक्षद्वीप में फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बन रहा है। तो दिस विल बी इस्टेब्लिश्ड इन कोची केरला। तो ग्राफीन के बारे में देख लेते हैं दो चीज़ें। एक तो ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है, एंड साथ ही एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत ही थिन होता है ग्राफीन, थिन एंड फ्लेक्सिबल। आगे देख रहे हैं हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स जो हैं डिस्कवर हुए हैं यूएसए के कैलिफोर्निया में। वहाँ पे एक सी है सैल्टन सी, वहाँ पे 18 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम जो है डिस्कवर हुआ है। लिथियम जो है आपका लाइटेस्ट मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। और कंट्रीज़ जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लार्ज लिथियम रिजर्व्स हैं वो हैं चिले, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। बट द कंट्रीज़ दैट आर प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लिथियम वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चिले एंड चाइना, ठीक है। तो अब यूएसए में भी डिस्कवर हुए हैं वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ लिथियम। आगे हम देख रहे हैं वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर बैटरी। तो चाइना की एक स्टार्टअप है बेटा वोल्ट, इसने इंट्रोड्यूस की है एक न्यूक्लियर बैटरी जिसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि दिस कैन प्रोवाइड 50 ईयर्स ऑफ अनइंटरप्टेड पावर, यानी कि इट विल नॉट रिक्वायर चार्जिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। इसमें जो आइसोटोप, तो ये न्यूक्लियर बैटरी है तो इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज़ किया गया है। आइसोटोप जो यूज़ किया गया है दैट इज़ निकल 63, इसको एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया गया है इस बैटरी में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हेल 523। तो ये एक अंडर वाटर न्यूक्लियर केपेबल ड्रोन है विच हैज़ बीन टेस्टेड बाय नॉर्थ कोरिया। आगे हम देख रहे हैं वर्ल्ड की बिगेस्ट मेथनॉल पावर्ड कंटेनर शिप। तो ये है कंपनी मर्स्क, इन्होंने लॉन्च की है। इसमें जो फ्यूल है दैट इज़ ग्रीन मेथनॉल और इस शिप का नाम है एन मर्स्क, ठीक है। वर्ल्ड की बिगेस्ट मेथनॉल पावर्ड कंटेनर शिप, कैन सी इन द इमेज। आगे हम देख रहे हैं कि चाइना ने अनवील की है वर्ल्ड की पहली ओशियन ड्रिलिंग शिप जिसका कि नाम है मेंगजियांग। इसका मीनिंग होता है ड्रीम और इसका जो एम है दैट इज़ टू ब्रेक दी मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी एंड ब्रेक दी अर्थ्स मेंटल, ठीक है। तो मेंटल और अर्थ की क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये उसके आगे ड्रिल करने वाली है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जिसका कि इस्तेमाल होगा फॉर हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर। तो पहले देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर होता क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स मीनिंग कि आप प्लांट्स उगाओगे विदाउट द यूज़ ऑफ सॉइल एंड इट विल रिलाई ऑन वाटर। तो वाटर के थ्रू ही आप न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करोगे प्लांट्स को। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जो है किसने डेवलप किया है? दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय स्वीडन। नीपा वायरस वैक्सीन, तो ये CHAdOX1 नीपा बी नाम की जो वायरस की वैक्सीन है, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी UK इसके पहले ह्यूमन ट्रायल्स करने जा रही है। देख लेते हैं यहाँ पे नीपा वायरस। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इट इज़ स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनुवादिनी ऐप। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है ताकि जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन सभी लैंग्वेजेस में जो है स्टडी मटेरियल्स मिल सके स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने मदर टंग में पढ़ना चूज़ कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है अनुवादिनी ऐप। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मधिका लैंग्वेज। सो दिस इज़ ए लैंग्वेज दैट इज़ नियर एक्सटिंक्शन। केवल 2 ही स्पीकर्स रह गए हैं इस लैंग्वेज के। ये एक यूनिक लैंग्वेज है फ्रॉम कन्नूर केरला। इट इज़ स्पोकन बाय दी चकालिया कम्युनिटी एंड इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है इस लैंग्वेज की, ठीक है। तो मधिका लैंग्वेज। आगे देख रहे हैं भारत GPT।
इंडिया का फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इट हैज़ बिन अनवेल्ड बाय CoreOver.ai। ये यूज़र्स को अलाउ करेगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरेक्ट कर सकें इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। तो जैसे टेक्स्ट, वॉइस या वीडियो के थ्रू इंटरेक्ट कर सकें थ्रू यूजिंग इंडियन लैंग्वेजेस। भारत GPT। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कृत्रिम, जो है इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न AI स्टार्टअप, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टार्टअप है। दिस हैज़ बिन स्टार्टेड बाय भविश अग्रवाल, जो कि ओला के भी फाउंडर हैं। यहाँ पे छोटी सी चीज़ हम समझ लेते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी जो होती है इज़ ए कंपनी विद ए वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। ठीक है, तो ये पहली यूनिकॉर्न AI स्टार्टअप है, यानी कि इट हैज़ रीच्ड ए वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। एक्सियम मिशन 3, तो ये स्पेसएक्स का है। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि ISS पे जाने के लिए एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट, यानी कि कोई इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इट हैज़ सक्सेसफुली कैरिड द फर्स्ट टर्किश एस्ट्रोनॉट एल्पर गेजराची टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक्सियम मिशन 3 प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू दी ISS। आगे हम देख रहे हैं AI ओडिसी इनिशिएटिव, तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो है 1 लाख इंडियन डेवलपर्स को लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, आगे कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट का सेक्शन। तो इंडिया में स्नो लेपर्ड का सेंसस हुआ है। दिस हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिटवीन 2019 to 2023। तो दिस इज़ टाइटल्ड स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने रिलीज़ किया है। तो देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है। तो इट सेज़ कि इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स का प्रेजेंस है। ठीक है, एंड इन्होंने 2019 से 2023 के बीच में 241 यूनिक स्नो लेपर्ड्स को फोटोग्राफ किया है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो लद्दाख में हाईएस्ट है 477, उसके बाद है उत्तराखंड विद 124 स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, तो कितने स्नो लेपर्ड्स हैं भारत में? 718। आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें ये भी देख लेते हैं कि IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड क्या है। तो ये वल्नरेबल है स्टेटस इनका। तो वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी इस्टेब्लिश की जाएगी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ठीक है, तो इंडिया में जो है 10 ब्लैक टाइगर्स या मेलेनिस्टिक टाइगर्स हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इस्टेब्लिश की जाएगी ब्लैक टाइगर सफारी। रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि अभी जो है देश में टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं 54। तो लेटेस्ट जो 4 ऐड हुए हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो 51st देख रहे हैं, श्रीविल्लीपुत्तूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, देन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, और जो अभी लेटेस्ट बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। श्री राम रैन विद वीर टाइगर, तो श्री से आपका श्रीविल्लीपुत्तूर, ठीक है, राम से रामगढ़, रैन से रानीपुर, वीर से वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, आगे देख रहे हैं। तो 2024 का जो पहला साइक्लोन है वो नेम्ड है एल्वारो एंड इट कॉज डेवस्टेशन इन मेडागास्कर। ठीक है, एल्वारो साइक्लोन कहाँ पे आया? मेडागास्कर में। 4th नेशनल चिलिका बर्ड्स फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे हुआ है? तो चिलिका लेक है आपका उड़ीसा में। तो दिस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन उड़ीसा। तो चिलिका लेक के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ एशिया। ठीक है, तो इंडिया का जो लार्जेस्ट हुआ वो हुआ ब्रैकिश वाटर लेक हुआ चिलिका, इंडिया का लार्जेस्ट। तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो वो है पुलिकट लेक विच इज़ लोकेटेड ऑन दी बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु।
चिलिका लेक इज़ ऑल्सो होम टू दी ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स इन इंडिया। और ये जो डॉल्फिन्स हैं ये IUCN लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार्क जो हैं दे वर द फर्स्ट साइट्स टू बी रिकग्नाइज्ड एज रामसर साइट्स ऑफ इंडिया इन 1981। थोड़ा सा स्टैटिक डेटा कवर कर लेते हैं लेक्स के ऊपर। तो हमने देखा कि वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वो चिलिका है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी है? तो दैट इज़ बाल्टिक सी। तो इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ब्रैकिश वाटर पी के बिची कैट बन गई। ठीक है, जो कैट है वो बिची कैट बन गई। तो बी से आपका बाल्टिक सी हो जाएगा, CH से आपका चिलिका लेक हो जाएगा और कैट से आपका पुलिकट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक्स में लार्जेस्ट है आपकी कैस्पियन सी और इंडिया की लार्जेस्ट है राजस्थान की सांबर लेक। फ्रेश वाटर लेक्स में लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है बैकाल लेक और इंडिया की लार्जेस्ट है वुलर लेक JNK में। आगे चलते हैं, अब कर रहे हैं हम डिफेंस सेक्शन और सबसे पहले देख रहे हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। तो ये जो रैंकिंग है इज़ बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ की डिफरेंट देशों की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, उन पे जो है कितना एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि टॉप कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो टॉप 5 हम देख रहे हैं। तो टॉप है USA, देन रशिया, चाइना, 4th पे इंडिया एंड देन साउथ कोरिया। लास्ट 145th रैंक पे है भूटान। तो ये जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इनको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है, तो इतना फायर पावर है कि उड़ रही चिड़िया को भी मार गिराए। ठीक है, इतना फायर पावर है कि उड़ रही चिड़िया को भी मार गिराए। तो U से आपका USA हो जाएगा, R से आपका रशिया हो जाएगा, CH से चाइना, इंडिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया जो अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है इसे एक्सपोर्ट करने जा रहा है टू फिलीपींस और ये DRDO का लार्जेस्ट एवर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट है। तो हमें फोकस करना है कि किसे एक्सपोर्ट करने जा रहा है, फिलीपींस को। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में देख लेते हैं कि ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया एंड द मॉस्कवा रिवर ऑफ रशिया। DRDO के बारे में 2 फैक्ट्स देख लेते हैं। चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर V कामत और हेडक्वार्टर है DRDO का नई दिल्ली में। आगे देख रहे हैं हम संदेश ऐप। तो ये भी आपका डिफेंस से रिलेटेड है। तो इसका पर्पस है फॉर ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस बिटवीन पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ये संदेश ऐप जो है यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। प्रोजेक्ट शौर्य संकल्प, इसे लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने ताकि जो आर्मी के रिकॉर्ड्स हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल है, उसको डिजिटली स्टोर किया जा सके। प्रोजेक्ट शौर्य संकल्प। आगे देख रहे हैं हम संभव मोबाइल इकोसिस्टम। दिस इज़ सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसे इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है ताकि सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए एक सिस्टम मिल सके, संभव मोबाइल इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद है उग्रम राइफल। ये एक इंडिजिनस असॉल्ट राइफल है जिसे कि DRDO ने डेवलप किया है। देन आकाश NG हमारी सर्फेस टू एयर मिसाइल है। DRDO ने इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है चांदीपुर कोस्ट उड़ीसा से। आगे देख रहे हैं हम दृष्टि 10 जो कि इंडिजिनस ड्रोन है जिसे कि इंडक्ट किया गया है नेवी में, तो मैरीटाइम ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दृष्टि 10 इट इज़ ए ड्रोन। आगे हम देख रहे हैं इकोनॉमी सेक्शन। इसमें सबसे पहले जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसे कंस्टिट्यूट किया गया ऑन 31 दिसंबर 2023। ये जो कमीशन रहेगा, जो इसके मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर होगा 31 अक्टूबर 2025 तक, यानी कि तब तक इनको अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। और इस फाइनेंस कमीशन का जो टर्म होगा, यानी कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं किस पीरियड के लिए वैलिड रहेंगे, तो ये 2026 से मार्च 2031 तक के लिए वैलिड होंगे।
तो देखते हैं फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को। तो सबसे पहले चेयरमैन, ये है डॉक्टर अरविंद पानागरिया, ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, ठीक है, डॉक्टर अरविंद पानागरिया। इसमें 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड निरंजन राजाध्यक्षा। एक पार्ट टाइम मेंबर है सौम्य कांति घोष। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर्स। इसे एक छोटे से ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, तो मोर ऑफ अ स्टोरी दैन अ ट्रिक। तो इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है एनी और एक उनके घर में जो मेड काम कर रही है कांता, ठीक है। तो करते हैं, आज कांताबाई ने फाइनेंशियल पेपर्स पे पानी गिरा दिया तो एनी मैडम नाराज़ हो गई, ठीक है। बस इतनी ही स्टोरी है कि आज कांताबाई ने फाइनेंशियल पेपर्स पे पानी गिरा दिया तो एनी मैडम नाराज़ हो गई। अब फाइनेंशियल पेपर्स से आपको एसोसिएट करना है कि हम फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स यहाँ पे याद कर रहे हैं। आज से हम करेंगे अजय नारायण झा, ठीक है। कांता से हम करेंगे सौम्या कांति घोष। पानी गिराया से जो चेयरमैन है अरविंद पानागरिया। एनी से, एनी मैडम से कर सकते हैं एनी मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू। नाराज से निरंजन राजाध्यक्षा, राजाध्यक्षा, ठीक है। ये हमने देख लिया 16th फाइनेंस कमीशन। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्ब्स ने रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें कि वर्ल्ड की टॉप 10 करेंसीज जो हैं वो लिस्ट की हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इज़ कुवैती दिनार। इसकी जो वैल्यू है इज़ इक्वलेंट टू $3। तो US डॉलर खुद जो है वो 10th स्पॉट पे है इन दिस रैंकिंग। इस रिपोर्ट में तो सिर्फ 10 ही करेंसीज थी। तो एडिशनली जस्ट टू सी वेयर द इंडियन करेंसी स्टैंड्स, तो ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग जो इंडियन करेंसी है वो इट स्टैंड्स एट दी 15th स्पॉट, ठीक है। आगे देख रहे हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट। तो इंडिया ने जो है सरपास किया हांगकांग को और पहुंच गया 4थे पोजीशन पे इन दी ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स। तो रैंक 1 पे है USA विद द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट, देन चाइना, देन जापान एंड देन 4th रैंक पे इंडिया। तो इस रैंकिंग को हम एक ट्रिक से याद करते हैं। तो स्टॉक मार्केट को आपको एसोसिएट करना है, ठीक है। तो आपने बेसिकली अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉल किया क्योंकि आपको अदानी के जो हैं शेयर खरीदने हैं, ठीक है। सो यू कॉल योर स्टॉक ब्रोकर टू बाय अदानी स्टॉक्स एंड ही सेज अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि यस यस ही करेंगे वो आपको, बिकॉज यू आर गिविंग देम मनी। सो स्टॉक ब्रोकर से बेसिकली आपको स्टॉक मार्केट याद रखना है और ट्रिक आपका सिर्फ अच्छा जी है। दैट इज़, इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं अमेरिका, चाइना, जापान एंड इंडिया, ठीक है। सो दिस ईयर इंस्टेड ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इशू की है एक रिपोर्ट टाइटल्ड द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू। तो इकोनॉमिक सर्वे की तरह ही ये भी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो हमारे जो CEA हैं वो हैं V अनंथा नागेश्वरन। ये जो रिपोर्ट है ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस जो है वो शोकेस करेगी इन द लास्ट 10 years और इन द अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, शी विल बी प्रेजेंटिंग एन इंटरिम बजट नोन एज दी वोट ऑन अकाउंट ऑन 1 February 2024, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम रोड नेटवर्क के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का एक ईयर एंड रिव्यू 2023 जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो इसके हिसाब से जो रोड नेटवर्क है वो लार्जेस्ट है USA में और इंडिया है 2nd रैंक पे, ठीक है। तो रोड नेटवर्क लेंथ जो इंडिया में है करंटली दैट इज़ 66.7 लाख किलोमीटर्स और जो हमारे देश का लॉन्गेस्ट हाईवे है दैट इज़ दी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 3rd रैंक पे है चाइना। तो इंडिया है सरपास चाइना, ठीक है। अभी नहीं किया है, पहले किया है, बट इंडिया इज़ ऑन द 2nd रैंक। साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतमाला परियोजना जो है जो गवर्नमेंट चला रही है इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ठीक है। तो रोड नेटवर्क पे इंडिया ऑन दी 2nd रैंक, लार्जेस्ट है USA। तो आगे हम देख रहे हैं कि MSMEs पे एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो है
3 करोड़ रजिस्टर MSMEs हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। इसमें जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनको देखते हैं पहले। तो टॉप स्टेट है इसमें महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा MSMEs हैं 17%। ठीक है, देन है आपका तमिलनाडु एंड थर्ड रैंक पे है यूपी। एंड दीज 3 स्टेट्स कंबाइंड दे टुगेदर हैव 40% ऑफ द MSMEs। ठीक है, तो यहाँ पे हम MSMEs की डेफिनेशन जो है इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास होता है माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। हम इसमें 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट जो कि प्लांट में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में किया गया है, ठीक है, वो देखते हैं, और नेट जो टर्नओवर है वो देखते हैं। तो इसको हम सिंपल से एक ट्रिक से याद करेंगे। तो हम याद करेंगे 115 इंटू 5। ठीक है, बस इतना फिगर अपने को याद करना है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए है दैट शुड बी 1 करोड़। तो पहले मैं एक्चुअली नंबर्स लिख देती हूँ। 115 हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये सेम तो नहीं हो सकता है, तो वी ऐड अ 0 हियर। तो 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। अब इन फिगर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सो 5, 50 और इधर 250। ठीक है, दीज आर ऑल इन करोड़। तो to be categorized as a micro enterprise, the net investment should be up to 1 crores and the net turnover should be less than 5 crores. Similarly for small enterprises जो investment है वो 10 करोड़ से नीचे होना चाहिए और जो turnover है 50 करोड़ के नीचे. For medium enterprises जो net investment है should be less than 50 crores and जो turnover है should be less than 250 crores. So these are the numbers that you need to remember. उससे आप ये चार्ट खुद ही बना लोगे. आगे चलते हैं. तो स्विट्ज़रलैंड और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हो गया है. तो बहुत ही लंबे समय से दिस एग्रीमेंट वाज अंडर नेगोशिएशन. तो 16 ईयर्स से इस चीज़ पे नेगोशिएशन चल रही थी. तो स्विट्ज़रलैंड और इंडिया ने साइन किया है FTA. नेक्स्ट आप देख रहे हैं ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया. तो दिस एक्चुअली हैज़ बीन लॉन्च बाय डेनमार्क. तो डेनमार्क ने ये जो अलायंस है वो लॉन्च किया है ताकि डेनिश और इंडियन कंपनीज जो हैं कोलैबोरेट कर सकें पर्टिकुलर सेक्टर में. कौन से सेक्टर में? तो फ्यूल्स हम देख रहे हैं, ग्रीन फ्यूल्स. तो सस्टेनेबल एनर्जी के सेक्टर में जो है डेनिश एंड इंडियन कंपनीज कोलैबोरेट करें, उसके लिए अलायंस ये लॉन्च किया गया है. आगे चलते हैं स्टेट्स के सेक्शन पे. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कास्ट सेंसस. तो पहले अक्टूबर 2023 में बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ए कास्ट सेंसस. अब आंध्र प्रदेश ने भी जो है अनाउंस किया है टू कंडक्ट ए कास्ट सेंसस. यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं S अब्दुल नज़ीर. आंध्र प्रदेश के बाद लोकसभा में है 25 सीटें और राज्यसभा की हैं 11 सीट्स. नेक्स्ट स्कीम हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है महतारी वंदना योजना 2024. तो इस स्कीम के अंडर जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, रेजिडेंट विमेन हैं, उन्हें हर महीने जो है 1000 रुपीज़ प्रोवाइड करेगी सरकार. तो एनुअली इनको मिलेंगे 12,000 रुपये. छत्तीसगढ़ के बारे में भी देख लेते हैं. तो चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देवसाई, गवर्नर हैं बिस्वभूषण हरिचंदन. लोकसभा की सीटें हैं 11 और राज्यसभा की हैं 5. आगे हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है रामलला दर्शन स्कीम. तो इसमें जो है अयोध्या पिलग्रिमेज जो है प्रोवाइड किया जाएगा तो 20,000 रेजिडेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ पर ईयर. ठीक है, आगे हम देख रहे हैं बायू ऐप. तो ये लॉन्च किया है असम की सरकार ने. ये देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है. ठीक है, तो इसमें टैक्सी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स चलेंगी उसमें. ठीक है, और इलेक्ट्रिक बाइक जो है आपका इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी रहेगी. ठीक है, सो बायू ऐप बाय असम गवर्नमेंट. नेक्स्ट है गुणोत्सव 2024.
तो ये असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की असेसमेंट के लिए। तो असम के गवर्नमेंट स्कूलों में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस जो है असेस किया जाएगा गुणोत्सव 2024 के अंडर। आगे हम देख रहे हैं चंडूबी महोत्सव। ये जो है असम में ऑर्गेनाइज किया जाता है टू सेलिब्रेट द असमीज कल्चर अलोंग द चंडूबी लेक इन असम। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम हम देख रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट की, ये है लाभा स्कीम। इसमें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP दिया जाएगा ट्राइबल्स को फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो MSP फॉर MFP जो है ट्राइबल्स को मिलेगा ताकि ट्राइबल लोगों की जो है अपलिफ्टमेंट हो सके फाइनेंशियली। स्टार्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अत्तपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व जो है दिस विल बी लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ये जो है एक रिज़र्व है फॉर एंडेंजर्ड कैनिड्स। कैनिड्स होते हैं आपके, कैनिड फैमिली में आते हैं वाइल्ड डॉग्स, बुल्स, जैकल्स, फॉक्सेस। तो इट इज़ ए सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड कैनिड्स। ठीक है, ये है कहाँ? सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अत्तपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट है गृह ज्योति स्कीम। तो ये चलाई है तेलंगाना सरकार ने। इसका एम है फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स प्रोवाइड करना हाउस होल्ड्स को। गृह ज्योति स्कीम तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है योग्यश्री स्कीम। ये लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। इसमें जो है SC/ST स्टूडेंट्स को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, योग्यश्री स्कीम बाय वेस्ट बंगाल। के स्मार्ट प्रोजेक्ट, इसे स्टार्ट किया है केरला गवर्नमेंट ने। बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं ईजिली अवेलेबल हो, सिंगल क्लिक पे अवेलेबल हो, उसके लिए के स्मार्ट प्रोजेक्ट। आगे है ऑपरेशन अमृत। इसे भी लॉन्च किया है केरला की सरकार ने। तो ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो आजकल डेवलप हो जा रही है उसको कॉम्बैट करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप एंटीबायोटिक्स को एक्सेसिवली यूज़ करते हो और करेक्टली यूज़ नहीं करते हो तो पॉपुलेशंस कैन डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, तो जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, नॉट वायरस सॉरी, बैक्टीरिया है या फंगस है, वी यूज़ एंटीबायोटिक्स टू किल बैक्टीरियाज। अब इफ़ वी यूज़ दोज एंटीबायोटिक्स एक्सेसिवली और इन एन इनकरेक्ट मैनर, इनकरेक्ट डोसेज, तो there is a chance that these microbes will develop a resistance against these antibiotics that are designed to kill them, and these antibiotics won't have any effect on the bacteria and the microbes won't die. ठीक है, तो ये है आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट, ऑपरेशन अमृत। आगे है इंडिया की पहली सबमरीन टूरिज्म स्कीम। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन गुजरात बाय दी गुजरात गवर्नमेंट। थोड़ा सा गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, लोकसभा में है 26 सीटें और राज्यसभा की हैं 11 सीटें गुजरात के पास। तो आगे हम देख रहे हैं 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो ये हुआ गुजरात के गांधीनगर में। इसका थीम था गेटवे टू द फ्यूचर। तो ये जो समिट है इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस लीडर, इन्वेस्टर्स वगैरह आते हैं ताकि उस रीजन में जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की जा सकें। आगे हम देख रहे हैं मिशन 60,000। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है एम है कि 60,000 यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की सीटें हरियाणा के पास हैं 10, राज्यसभा की हैं 5। नेक्स्ट है ड्रोन मिशन। तो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ताकि महाराष्ट्र को जो है एक हब बनाया जा सके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्रोन मिशन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग द सेक्शन ऑफ फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। इसमें सबसे पहले है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ये जो है होता है मुंबई में।
ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। आगे हम देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 9th एडिशन जो है हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में, और इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। नेक्स्ट देख रहे हैं पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया अरुणाचल प्रदेश में। दिस वाज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट अवेयरनेस अबाउट दी हॉर्नबिल बर्ड्स। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। रिलेटेड फैक्ट में हम देख लेते हैं एक सिमिलर साउंडिंग फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया अरुणाचल में। आगे हम देख रहे हैं ममानी फूड फेस्टिवल। तो ये सेलिब्रेट होता है लद्दाख की कम्युनिटीज़ में टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। इसको मनाया जाता है ममानी फूड फेस्टिवल। तो इसको हम छोटे से ट्रिक से कर लेंगे। तो मम्मी का लाडला, ठीक है, तो मम्मी से याद हो जाएगा ममानी और लाडला से लद्दाख, ठीक है। और हेयर इज़ एन इंटरेस्टिंग इमेज टू हेल्प मेक इट ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दिस। आगे है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024। ये जो है मनाया गया नागालैंड में। आगे है धनु यात्रा। तो दिस वाज स्टार्टेड इन बारगढ़, उड़ीसा। तो ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है। इसमें जो है यात्रा होती है और उसमें कृष्ण लीला जो है दर्शाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। धनु यात्रा कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट इज रामायणा फेस्टिवल। ये एक ईयर लॉन्ग फेस्टिवल है। इट विल बिगिन फ्रॉम दिल्लीज पुराना किला एंड देन इट विल बी टेकन टू वेरियस सिटीज़ लाइक लखनऊ, अयोध्या एंड वाराणसी। और इस साल का थीम है द ईयर ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायणा। तो रामायणा फेस्टिवल किया हमने। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 जो है स्टार्ट हुआ गोवा में। ये एक इंक्लूसिव फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। फिर है गंगा सागर फेयर। दिस वाज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल। तो इसमें जो है लोग गंगा के पानी में डिप लेते हैं वाइल वर्शिपिंग लॉर्ड सूर्या। तो गंगा सागर फेयर इन वेस्ट बंगाल। देन इज़ इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। ये सेलिब्रेट किया गया बीकानेर, राजस्थान में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 दिस वाज हेल्ड एट साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग दी बुक्स सेक्शन। तो इसमें सबसे पहली किताब जो हम देख रहे हैं इज़ कन्वर्सेशंस विद औरंगज़ेब। तो ये एक तमिल किताब है, नॉवल है, जो कि लिखा है चारू निवेदिता ने। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है नंदिनी कृष्णन ने। कॉन्वर्सेशंस विद औरंगज़ेब, ठीक है। तो इसको एक छोटे से ट्रिक से कर लेते हैं। तो कॉन्वर्सेशंस विद औरंगज़ेब जो हैं वो चली 4 दिन तक, या 4 दिन लंबी कॉन्वर्सेशंस विद औरंगज़ेब। तो 4 से हो जाएगा चारू निवेदिता और दिन से हो जाएगा नंदिनी। अगली किताब है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकान। तो इसे लॉन्च किया होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो ये जो किताब है ये लिखी गई है बाय अनूप कुमार दत्ता। तो इसका भी निमोनिक देख लेते हैं। तो मुश्किल में भी असम का ब्रेव हार्ट डटा रहा, ठीक है। तो असम का ब्रेव हार्ट हो गया आपका किताब का नाम, और डटा रहा से आपके हो गए अनूप कुमार दत्ता। अगली किताब है एक समंदर मेरे अंदर। तो ये बुक लिखी गई है बाय संजीव जोशी, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये लिखी है फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। अगली किताब है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये है ये लिखी गई है बाय रघुराम राजन एंड रोहित लांबा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रघुराम राजन एंड रोहित लांबा। बुक का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर।
तो नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इसमें सबसे पहले है प्रवासी भारतीय दिवस 2024। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। सो दिस कमेमोरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो वो भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। इट ऑल्सो ऑनर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो 2024 की इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, तो अमृतकाल है द 25 ईयर पीरियड टिल इंडियाज़ 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 2 ईयर्स, वंस एवरी 2 ईयर्स। आगे हम देख रहे हैं वर्ल्ड हिंदी डे 2024। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। और इस साल की इसकी थीम थी हिंदी लिंकिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 11 जनवरी को अवेयरनेस रेज करने के लिए, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। उसके बाद हम देख रहे हैं नेशनल यूथ डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। तो इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की। 2024 का नेशनल यूथ डे का थीम था विकसित भारत एट 2047, जो कि हमारा नेशनल लेवल पे गोल है डेवलप्ड इंडिया का, युवा के लिए युवा के द्वारा। तो विकसित भारत युवा के लिए युवा के द्वारा। जो 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल है ये हुआ महाराष्ट्र के नासिक में। यहाँ पर देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने जो है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स जो हुआ शिकागो में 1893 में, वहाँ पे सबके सामने एक स्पीच दी और इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड को हिंदुइज्म से। तो हमने देखा नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। इंडियन आर्मी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। साथ ही देख लेते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, ये सेलिब्रेट होता है 8 अक्टूबर को। और इंडियन नेवी डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। आगे हम देख रहे हैं नेशनल स्टार्टअप डे 2024। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को। तो ये 3 हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनका स्टेटहुड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 21 जनवरी को। तो इन स्टेट्स ने अटेन किया था स्टेटहुड ऑन 21 जनवरी 1972 थ्रू दी नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। आगे हम देख रहे हैं पराक्रम दिवस। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 जनवरी को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी या जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जैन 1897। इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन जो है दिया था कि गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो हमने देखा पराक्रम दिवस 23 जनवरी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। देन सेम ही दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी जो है मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इस साल इसका थीम था लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। तो 24 जनवरी को आपके 3 हो गए, एक तो नेशनल लेवल वाला जो है गर्ल चाइल्ड डे, देन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, और फिर यूपी दिवस यानी कि दी फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये मनाए जाते हैं 24 जनवरी को। यूनाइटेड प्रोविंस जो था उसे रीनेम किया गया था उत्तर प्रदेश ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये 75th यूपी फाउंडेशन डे है। और इस साल की इसकी थीम थी उत्तर प्रदेश रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में 80 सीट्स हैं यूपी के पास और राज्यसभा में है 31। एसएलए की सीट्स हैं 403 और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। इट मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि
1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस साल की स्कीम जो थीम थी वो थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 में इलेक्शंस के बारे में लिखा गया है। करंट जो हमारे सीईसी हैं वो हैं राजीव कुमार, पहले सीईसी थे हमारे सुकुमार सेन। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल। जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका टर्म होता है या तो 6 ईयर्स या फिर अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, और अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट। तो 25 जनवरी को ही होता है हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे। तो HP बिकेम दी 18 स्टेट इन 1971। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा में HP की हैं 4 सीटें और राज्यसभा में हैं 3। आगे देख रहे हैं हम भारत पर्व। तो ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का ही पार्ट होता है। इसमें भी जो है टैब्लू और कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं। दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इन दिल्ली। रेड फोर्ट के जो लॉन्स हैं वहाँ पे 23 से लेके टिल द एंड ऑफ जनवरी ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है भारत पर्व। तो दिस ईयर वॉज दी 75th रिपब्लिक डे भारत का 2024 में। सो दिस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जनवरी। इस साल की जो थीम थी रिपब्लिक डे परेड की, दैट वाज विकसित भारत एंड अलॉन्ग विद दैट भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है। इस साल के जो चीफ गेस्ट थे दैट वाज फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के बारे में थोड़ी और डिटेल्स वी विल डू इन द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, अभी आगे करते हैं बाकी चीज़ें। 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जो कि सेलिब्रेट होता है 28th ऑफ जनवरी को। एक्चुअली दिस ईयर इट फॉल्स ऑन 28th ऑफ जनवरी, अदरवाइज लास्ट संडे ऑफ जनवरी जो है मनाया जाता है एज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। सो एज टू रेज अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी और हैंसन्स डिजीज़ विच इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। इस साल की जो थीम थी दैट वाज बीट लेप्रोसी। लास्ट हम देख रहे हैं इसमें मार्टर्स डे या शहीदी दिवस। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, विच मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30th जनवरी 1948 बाय नाथुराम गोडसे। मार्टर्स डे या शहीद दिवस जो है एक और दिन पे भी मनाया जाता है, विच इज़ 23rd ऑफ मार्च। दिस वन इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस of 3 revolutionaries, Bhagat Singh, Shivram Rajguru and Sukhdev Thapar in Lahore on 23rd March 1931. The day when the 3 of these revolutionaries lost their lives in the India's freedom struggle. ठीक है, 23rd March 1931. नाउ वी आर कमिंग टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। इनका 6th एडिशन जो है होस्ट किया तमिलनाडु ने इन 4 सिटीज़, चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट है दैट वाज वीरा मंगई दिस ईयर, और चैम्पियन रहा महाराष्ट्र विद ए मेडल टैली ऑफ 57 गोल्ड्स। ये महाराष्ट्र का चौथा टाइटल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इससे पिछला एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था लास्ट ईयर 2023 का, इट वाज हेल्ड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स 2023। नाउ दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किए द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एट द राष्ट्रपति भवन। तो हम देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है दिया गया बैडमिंटन के प्लेयर्स सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को। दे वन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड इन बैडमिंटन एट द एशियन गेम्स। ठीक है,
उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए जो कोचेस को दिए जाते हैं, इसमें से एक आप देख सकते हैं आर.बी. रमेश, जिन्होंने कि ग्रूम किया। चेस में प्रज्ञानंदा को, ठीक है। बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। पैरा एथलेटिक्स में महावीर सैनी हैं। रेसलिंग में ललित कुमार। कोचेस के लिए दिए जाते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद MAKA ट्रॉफ़ी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2023 के विजेता रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ठीक है। तो ये हमने देख लिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं अर्जुना अवार्ड्स विच आर दी सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। तो 26 रेसिपिएंट्स थे दिस ईयर। 26 अवॉर्डीज़ को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम ऑफ दी पर्सनैलिटीज़ आई हैव कवर्ड हियर, जिसमें से एक आप ये देख सकते, नावरेम रोशिबिना देवी, ये मणिपुर से हैं। शी वॉज दी फीमेल वूशू एथलीट ऑफ द ईयर। फिर दिव्यकृति सिंह, पहली इंडियन वुमेन जिन्हें कि अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया इन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स यानी कि घुड़सवारी में। फिर सुनील कुमार है रेसलिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि क्रिकेट में मोहम्मद शामी को मिला अर्जुना अवार्ड और चेस में आर वैशाली को, ठीक है। शूटिंग में ऐशा सिंह को, और 2 पैरा एथलीट्स हैं जिनको कि अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक शीतल देवी और दूसरी प्राची यादव। टेनिस मेंस डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया के रोहन बोपन्ना ने he made history as the oldest men's doubles world number 1 in the tennis rankings at the age of 43। तो ये वर्ल्ड नंबर 1 बने मेंस डबल्स में, टेनिस में, वर्ल्ड रैंकिंग्स में, ठीक है, इंडिया के रोहन बोपन्ना। आगे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के विनर्स। तो विमेन सिंगल्स में देख रहे हैं विनर रही बेलारूस की अरियाना साबलेंका और रनर अप रही चाइना की जेंग क्विनवेन। फिर उसके बाद मेन सिंगल टाइटल में देखते हैं कि विनर रहे इटली के जैनिक सिनर और रनर अप रहे रशिया के डेनियल मेदवेदेव। मेंस डबल टाइटल में इंडिया के रोहन बोपन्ना अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलियाज मैथ्यू एब्डन वर द विनर with runner up being Simone Bolelli and Andrea Vavasori from Italy. Here Rohan Bopanna also achieved and became the oldest Grand Slam champion, ऑस्ट्रेलिया ओपन में डबल्स टाइटल जीत के। आगे चलते हैं। ICC T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023 रहे सूर्य कुमार यादव, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर। उसके बाद हम देख रहे हैं 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 कौन होस्ट करेगा। तो दे विल बी होस्टेड बाय चाइना। तो एशियन विंटर गेम्स के जो मैस्कॉट होंगे दे विल बी बिन बिन एंड नीनी। साइबेरियन टाइगर कब्स यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। और स्लोगन जो है एशियन विंटर गेम्स का रहा ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। तो दिस विल बी दी स्लोगन of the Asian Winter Games in 2025। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के वर्ल्ड कप 2024 में इन गोल्ड जीता है इंडिया के रिदम सांगवान एंड उज्जवल मलिक ने इन दी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट, ठीक है, वर्ल्ड कप 2024 में। उसके बाद हम देख रहे हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन, दिस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और मेंस डबल्स में जो है रनर अप रहा इंडिया, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी वर द रनर अप्स इन मेन डबल्स। बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ से, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीते फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। ही रिसीव्ड द अवार्ड इन अ सेरेमनी इन दुबई, ठीक है, फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। आगे देख रहे हैं कि टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ IPL।
तो ये ली हैं टाटा ग्रुप ने। तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है दैट इज़ विद टाटा ग्रुप टिल 2028। नेक्स्ट देख रहे हैं हम फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन ए रणजी ट्रॉफी मैच जो है बनाया इंडियन बैट्समैन तन्मय अग्रवाल ने। तन्मय अग्रवाल 147 बॉल्स में इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई। आगे देख रहे हैं हम आईसीसी अवार्ड्स 2023। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड गया पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर गया विराट कोहली को, एंड मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गया उस्मान ख्वाजा को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड्स। तो मेंस में ये जीता लायनल मेसी फ्रॉम अर्जेंटीना, और विमेन में जीती एताना बोनमती फ्रॉम स्पेन। आगे देख रहे हैं प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023। तो विराट कोहली ने डिफीट किया लायनल मेसी को इन द फाइनल वोट काउंट एंड वन द प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली। आगे देख रहे हैं बीच गेम्स 2024। तो फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स इन इंडिया कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए? तो ये दीव के घोघला बीच में, जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, घोघला बीच, वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किए गए। और चैम्पियन रहा इसमें मध्य प्रदेश, टॉप द मेडल टैली। ठीक है। नेक्स्ट वी आर कवरिंग जीआई टैग्स। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो हैं ये जीआई रजिस्ट्री देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड है उसके अंडर आती है ये बॉडी जीआई रजिस्ट्री। और एक्ट है 1999 का, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, तो उसके अंडर जो है जीआई टैग्स दिए जाते हैं। भारत में कौन से स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैं? तो दैट इज़ तमिलनाडु विद 61 प्रोडक्ट्स दैट हैव जीआई टैग्स, and UP comes in close second with 56 products with GI tags, which was the first Indian product to get the GI tag। तो ये था दार्जिलिंग टी, और 2004 में मिला था इसे। ठीक है, आगे देख। तो नाउ विल बी कवरिंग द प्रोडक्ट्स दैट गॉट GI टैग इन जनवरी 2024। तो आई हैव अ लिटिल टिप हियर कि डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरी सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाती है। ओनली द वंस दैट आर कैची, दैट हैव सम सिग्निफिकेंस अटैच टू इट, वही आप इसमें से याद करें, बिकॉज अदरवाइज इट इज़ टू मच डेटा टू रिमेंबर। ठीक है। तो सबसे पहले कवर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के 5 प्रोडक्ट्स। इसमें से सबसे पहले है सुंदरबंस हनी, जिसे कि मोबन बोला जाता है। दिस इज़ कलेक्टेड बाय दी मौली कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबन, जो कि सुंदरबंस हनी है। दूसरा है ब्लैक नुनिया राइस, ठीक है, जिसे कि प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है, ये जलपाईगुड़ी का ब्लैक नुनिया राइस। तीसरा है मुर्शिदाबाद की डिस्टिंक्टिव साड़ीज़। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है, तंगैल साड़ीज़, गोरोड साड़ीज़ और कड़ियाल साड़ीज़। ठीक है, तो ये हो गए वेस्ट बंगाल के 5 प्रोडक्ट्स। आगे हम देख रहे हैं उड़ीसा के। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ सिमलीपाल मयूरभंज की काय चटनी, विच इज़ मेड फ्रॉम रेड एंट्स। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं रेड एंट चटनी है, ये रेड वीवर एंट्स से बनती है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ में उड़ीसा में पॉपुलर है। उसके बाद हम देख रहे हैं मगजी लड्डू, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। फिर खजूरी गुड़, ठीक है। फिर है आपका नायगढ़ कंतेमुंडी ब्रिंजल, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है कोरापुट का काला जीरा राइस हियर। देन देर इज कोंद एम्ब्रॉयडरी शॉल विच कैन बी सीन हियर, एंड देन इज पेंटिंग्स ऑफ लांजिया सावरा। आगे चलते हैं। आगे देख रहे हैं यूपी के कौन से प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग मिला। तो हनुमानगढ़ी लड्डू ऑफ अयोध्या जो है, जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं भोग सेरेमनी डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान एट दी हनुमानगढ़ी टेम्पल। तो इन लड्डू को जो है जीआई टैग मिला। आगे देख रहे हैं गुजरात का।
तो कच्ची खड़क डेट्स हैं जो कच्छ गुजरात के, इनको भी मिला जीआई टैग। लास्ट स्टेटस में हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो 12 प्रोडक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश गॉट जीआई टैग्स। इसमें से 6 जो हैं वो एक्चुअली यूनिक टेक्सटाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं 6 ट्राइब्स के, ठीक है। तो ये 6 हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे है आपका दाओ जो कि एक स्वॉर्ड या मशेटे है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका सिंगफो टी, ठीक है। फिर मोनपा हैंडमेड पेपर है, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं, बट अगेन इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो मैंने आपको ऊपर करवा दिए हैं। तो इसमें से मॉबन हनी, ये ब्लैक नोनिया राइस, काय चटनी एंड ऑल्सो यूपी के हनुमानगढ़ी लड्डू जो हैं वो आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग दी ओबिचुरीज सेक्शन। तो सबसे पहले इसमें अलेक्सी नवेल्नी, ये रशियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन थे, पुतिन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में थे अलेक्सी नवेलेनी। he was imprisoned for some time now and he's died. He was considered Vladimir Putin's most formidable opponent in Russia. आगे देख रहे हैं डॉक्टर नित्या आनंद। He was the developer of India's first oral contraceptive pill Saheli. He passed away at the age of 99. Prabha Atre, she recently passed away. She was an Indian classical vocalist and she was awarded the Padma Vibhushan in 2022. उसके बाद है उस्ताद राशिद खान। He was also an Indian classical musician. He was awarded the Padma Bhushan in 2022. He passed away recently. Now we will be covering the miscellaneous section. तो इसमें सबसे पहले है बोइंग का इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है इनॉग्रेट किया देश के प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में। ये जो है बोइंग का लार्जेस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी है आउटसाइड ऑफ यूएसए। तो इसके साथ ही पीएम ऑल्सो लॉन्च दी बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, जिसका कि एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं एविएशन सेक्टर में एंटर करें। उसके बाद है ग्रैंड मॉस्क इन अयोध्या। तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो है उसने अनाउंस किया है कि कंस्ट्रक्शन किया जाएगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का अयोध्या में, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर ही नेम्ड है। यूपी की पहली वाटर मेट्रो सर्विस जो है स्टार्ट की जाएगी अयोध्या में, कॉल्ड दी अयोध्या जल मेट्रो। यहाँ पे रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि पहली वाटर मेट्रो सर्विस ऑफ इंडिया कौन सी है और कहाँ स्टार्ट की गई है। तो दिस वाज स्टार्टेड इन कोची, केरला। उसके बाद है पर्वतमाला। तो नितिन गडकरी अनवेल्ड ए एम्बिशियस नेशनल रोपवे प्लान विच इज़ कॉल्ड पर्वतमाला, ठीक है। आगे देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जो है कहाँ पे खुल रहा है। तो इसका नाम है सेंट्रल योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि असम के डिब्रूगढ़ में ओपन किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। इंडिया एनर्जी वीक 2024 जो है हुआ गोवा में, फरवरी 2024 में एक्चुअली इसको होस्ट किया जाएगा। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो है हैज़ बीन रैंक्ड एट द सेकंड नंबर, टॉप पे है चाइना, मेकिंग इट ए प्रॉमिसिंग एंड इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देख रहे हैं कि RBI ने जोमेटो को दिया है अप्रूवल एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इट हैज़ क्रॉस्ड $3 ट्रिलियन। उसके बाद देख रहे हैं मोस्ट वैल्यूएबल गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन SBI को ओवरटेक किया LIC ने एंड बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल गवर्नमेंट कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। MOU साइन किया गया IT सेक्टर में इंडिया और ओमान के बीच में। फिर हम देख रहे हैं प्रसादम, ये जो है इंडिया की फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है विच हैज़ बीन अनवेल्ड इन उज्जैन।
तो उज्जैन में इंडिया की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। फर्स्ट एग्जीक्यूशन इन यूएस, तो ए मैन वाज पुट टू डेथ बाय एस्फिक्सिएशन विद नाइट्रोजन गैस। कौन से स्टेट में? तो यूएस के अलाबामा में। उसके बाद इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो जो रिसेंटली इरप्ट किया, लेवोटोबी लाकी लाकी जो वॉल्केनो है, इट इरप्टेड रिसेंटली। उसके बाद न्यूज़ में ये एक टर्म रहता है ज़ॉम्बी वायरस, तो ये देख लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली इट रेफर्स टू एंशियंट वायरसेस जो कि हो सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले परमाफ्रॉस्ट में ट्रैप कर गए हों, बट नाउ विद द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो परमाफ्रॉस्ट है वो मेल्ट करती है, तो दीज वायरसेस कुड पोज ए थ्रेट अगेन। यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया हमने परमाफ्रॉस्ट, उसको भी समझ लेते हैं। तो या तो सॉइल या अंडर वाटर जो भी सेडिमेंट है, अगर वो 2 साल से भी ज़्यादा, 2 साल या उससे ज़्यादा बिलो 0 डिग्री के टेम्परेचर पे रहता है, तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिख रहे हैं कि किर्गिस्तान ने अपना नेशनल सिंबल अनाउंस किया है स्नो लेपर्ड को। ठीक है। फिर कुम्की एलिफेंट्स रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं कि ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे वाइल्ड एलिफेंट्स को कैप्चर करने के लिए। तो जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनको कहा जाता है कुम्की एलिफेंट्स। वेज बैंक इकोसिस्टम, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो जहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिलते हैं वहाँ पे है वेज बैंक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है क्लाइमेट समिट 2024 जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में। इसकी थीम थी डिकोडिंग दी ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। आगे देख रहे हैं एनबीए का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैम्पियनशिप, इसके जो है विनर रहे इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगरा। FIH हॉकी 5 विमेंस वर्ल्ड कप जो है जीता नीदरलैंड ने और इसमें रनर अप रहा इंडिया। उसके बाद देख रहे हैं एशियन मैराथन चैम्पियनशिप 2024, इसमें गोल्ड जीता मान सिंह ने एशियन मैराथन चैम्पियनशिप में, और ये एक मैराथन रनर है मान सिंह हु वन द गोल्ड मेडल। तो नए सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किया गया है जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले को। ये कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। विंग्स इंडिया 2024 इवेंट, ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है ऑन सिविल एविएशन। दिस वाज हेल्ड इन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है। इस साल की इसकी थीम थी कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। फिर एक ये देख लेते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ है वैसे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो कांग्रेस लेड ये एक पॉलिटिकल टूर है विच विल कंटिन्यू फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2024। मणिपुर से स्टार्ट हुआ एंड विल एंड इन मुंबई। तो लास्ट सेक्शन में 75th रिपब्लिक डे के हमारे हाइलाइट्स, परेड के हाइलाइट्स, सेलिब्रेशन के हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका डे का? तो सबसे पहले तो इट मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है। और भारत ने जो है अटेन की सवर्निटी इससे। सेलिब्रेशन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अनफर्ल करता है नेशनल फ्लैग को राष्ट्रपति भवन में, जो कि मार्क करता है कमेंसमेंट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। और जो अटेंडीज़ हैं दे सिंग द नेशनल एंथम जनगण मन। हमने इसके थीम को पहले भी देखा था, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका वॉज द थीम ऑफ द 75th रिपब्लिक डे परेड। इस बार जो है चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इंडिया ने अपने लिए एक गोल सेट किया है टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। थोड़े से और परेड के हाइलाइट्स देखते हैं। तो 25 टैब्ल्यूज जो हैं शोकेस किए गए। मेटी ने जो है टैब्ल्यू शोकेस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इसरो का जो टैब्ल्यू था इट कमेमोरेटेड द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। यूपी का जो टैब्ल्यू था इट डिस्प्लेड द रामलला आइडल। ठीक है। इस बार जो है पार्टिसिपेशन हुआ ऑफ 2 ऑल विमेन कंटिजेंट्स फ्रॉम द डिफेंस फोर्स।
तो ये पहली बार है कि एक ऑल विमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स से ऑल विमेन कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया इन द परेड. दिस वाज लेड बाय कैप्टन संध्या. CAPF का भी जो कंटिजेंट था इट कंसिस्टेड ऑफ ओनली विमेन पर्सनल. तो 2 ऑल विमेन कंटिजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. पहली बार है कि फ्रेंच मिलिट्री ने भी पार्टिसिपेट किया. एक कंटिजेंट था फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस का जिसने कि परेड को ज्वाइन किया. साथ ही यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिपब्लिक डे परेड के जो अवार्ड्स थे उसमें विनर्स कौन रहे. तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में तीनों सर्विसेज में से सिख रेजिमेंट का जो कंटिजेंट था वो जीता. और CAPF और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में जो दिल्ली पुलिस का विमेन मार्चिंग कंटिजेंट था दे वॉन. आगे देखते हैं कि बेस्ट टैब्ल्यू किसने जीता. तो इसमें 2 कैटेगरीज रहती हैं, एक तो स्टेट यूटी वाला और दूसरा मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स की कैटेगरी. तो स्टेट यूटी में जीता है उड़ीसा का टैब्ल्यू विच वाज थीम्ड ऑन विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत. ठीक है. और मिनिस्ट्रीज वाली कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो टैब्ल्यू है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक हेरिटेज. तो ये जो है परेड के थीम के ऊपर ही था. भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का टैब्ल्यू इसमें जीता है. ठीक है. आगे थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और CA और इंडियन फ्लैग के बारे में. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये थे BR अम्बेडकर. फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली CA ने अपना जो है पहला सेशन कब रखा और लास्ट सेशन कब हेल्ड हुआ. तो दिसंबर 1946 में पहला सेशन था और लास्ट सेशन था 24 जनवरी 1950 को. अब इंडियन फ्लैग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें कवर कर लेते हैं. तो सैफ्रॉन कलर जो है आपका रिप्रेजेंट करता है करेज, सैक्रिफाइस. वाइट आपका रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ एंड प्योरिटी. ग्रीन रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ. अब ये जो 24 स्पोक्स हैं ऑन द व्हील इन द सेंटर ये रिप्रेजेंट करता है अशोक चक्र को जो कि है सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. ठीक है. इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, फ्यू डेज बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. जो नेशनल फ्लैग है इट वाज डिज़ाइंड बाय पिंगाली वेंकैया. जो 24 स्पोक्स हैं अशोक चक्र पे इंडियन फ्लैग में ये रिप्रेजेंट करते हैं 24 वर्च्यूज़ को. ये जो अशोक चक्र है दिस हैज़ बीन derived from the धर्म चक्र found on the lion capital at सारनाथ वाराणसी. जो नेशनल फ्लैग का विड्थ और लेंथ वाला रेशियो है दैट इज़ 2:3. फिर उसके बाद नेशनल एंथम के बारे में देखते हैं थोड़ा सा. तो हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन दिस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड ओरिजिनली ये लिखा गया था बंगाली में. जो इसका फर्स्ट जो इस सॉन्ग का हिंदी वर्जन है दैट वाज अडॉप्टेड बाय द CA एज द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950. जन गण मन जो है वाज फर्स्ट संग इन द कलकत्ता सेशन ऑफ INC ऑन 27 दिसंबर 1911. ठीक है. और इसका फॉर्मल रेंडिशन जो है इट टेक्स अबाउट 52 सेकेंड्स. तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे कोलेटेड मिल रही हैं यहाँ पे, तो दे बिकम अ लिटिल बिट ईजियर टू रिमेंबर. क्योंकि हमारा 75th जो है रिपब्लिक डे था तो इसका इस स्टैटिक डेटा का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाता है. तो आज के लेक्चर में इतना ही. जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स में दिस इज़ मोर देन सफिशेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल.